हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एक छोटे से सेशन के माध्यम से आवर्त सारणी के अंदर जो डोबेराइनर का आवर्त सारणी था, न्यूजीलैंड का आवर्त सारणी, मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी, चारों आवर्त सारणी के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं डोबेराइनर का आवर्त सारणी से। इसे डोबेराइनर का त्रिक नियम भी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि डोबेराइनर जो है वो इस त्रिक नियम का खोज कब करता है। साथियों, यदि पहला प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला पूछा जाता है कि डोबेराइनर ने त्रिक नियम की खोज कब की थी। तो आपको ध्यान रखना है 1817 ईस्वी में डोबेराइनर ने त्रिक नियम की खोज की थी। वो कहाँ से थे तो जर्मनी से थे और वो एक रसायनज्ञ थे। उनका पूरा नाम क्या था, वुल्फगांग डोबेराइनर था। अब चलिए इनका नियम के विषय में जानते हैं। दोस्तों, इनके नियम के अनुसार से तीन तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखने पे जो पहला तत्व होता है और जो अंतिम तत्व होता है, उन दोनों के परमाणु द्रव्यमान का जब औसत निकालते हैं तो बीच वाला जो तत्व होता है उसके परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जैसे कि समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, तीन तत्व उन्होंने रखा। एक मान लीजिए लिथियम, एक सोडियम और एक पोटासियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम की परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 6.9 होता है, पोटासियम का 39 होता है। यदि 6.9 और 39 का औसत निकालें, मीन्स 6.9 और 39 को जोड़ दें तो उसके बाद जो है इसे 2 से डिवाइड करें, यानी कि औसत निकालें, तो वो किसके बराबर आता है, 23 के बराबर आता है, जो कि किसका परमाणु द्रव्यमान है दोस्तों, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। लेकिन इस तरह से इन्होंने केवल 3 ही त्रिक को ये जो केवल डोबेराइनर हैं वो केवल 3 ही त्रिक का पता लगा सकें। चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो 3 त्रिक कौन कौन से थे। देखिए साथियों, इनका पहला त्रिक था लिथियम सोडियम पोटासियम, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और तीसरा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पे आपको ये तीनों त्रिक याद कर लेना है। पहला लिथियम सोडियम पोटासियम, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, तीसरा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। मैं फिर से रिकॉल करवा दूँ। क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा और जो आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान होगा, इन दोनों का जब औसत निकालेंगे तो वो ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। अब साथियों बात करते हैं न्यूजीलैंड का अष्टक नियम के विषय में। सबसे पहले जाने फ्रेंड्स कि इनका खोज कब हुआ था। न्यूजीलैंड के जो पीरियोडिक टेबल था उनका, तो 1866 ईस्वी में इनके पीरियोडिक टेबल का खोज हुआ था। ये एक अंग्रेज़ वैज्ञानिक थे। जिस समय इन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया उस समय तक इनको केवल 56 तत्वों का पता था। कुल मिलाकर के उस समय तक टोटल 56 तत्व ज्ञात थे और जो अंतिम तत्व था, 56वां तत्व था, वो थोरियम था, जबकि पहला तत्व जो था वो हाइड्रोजन था। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, खोज कब हुआ। 1866 में न्यूजीलैंड के पीरियोडिक टेबल का प्रथम तत्व कौन सा था, तो हाइड्रोजन। अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम। पीरियोडिक टेबल कहाँ पे अंत करता है, तो थोरियम पे अंत करता है, 56वें तत्व पे अंत करता है। अब इनका नियम क्या था दोस्तों, तो चलिए नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। इनके नियम के अनुसार से पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है जब उसे हम लोग उसके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में आगे बढ़ाते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। तो पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जैसे कि संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे ग मा प ध नी सा। तो शुरू में सा अक्षर से स्टार्ट होता है और अंतिम जो अक्षर होता है वो भी सा आता है। उसी प्रकार से इनका नियम भी था, पहला तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व का गुणधर्म समान होता है। तो दोस्तों ये इनका नियम था। यदि इनके नियम की बात करें तो आपसे ये पूछा जाता है यहाँ पे कि जैसे कि देखिए, इनके अनुसार से टोटल 56 तत्व ज्ञात थे और 56वां तत्व कौन सा था, थोरियम था। तो रिपीट पूछ देता है कि जैसे लिथियम का गुणधर्म जो है वो किसके समान होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा परमाणु संख्या याद रखना होगा। जैसे लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, 3 में यदि आप 8 जोड़ दोगे तो 11 आ जाएगा। तो 8 जोड़ने के बाद 11, 11 में कौन आता है दोस्तों, तो सोडियम आता है। अतः लिथियम के समान गुणधर्म कौन रखेगा, सोडियम रखेगा। उसी प्रकार से बेरिलियम का गुणधर्म किससे मैच करेगा, तो बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 होती है। यहाँ से यदि आप 8 जोड़ देते हो
तो कितना आता है 12। 12 में किसका परमाणु संख्या है, तो मैग्नीशियम का है, अतः मैग्नीशियम का गुणधर्म जो है वो बेरिलियम के समान होगा। इसी प्रकार से बोरोन की बात करें तो 5 परमाणु संख्या है, आप 8 जोड़ दो तो कितना आता है 13। 13 में कौन है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की जो गुणधर्म होगी वो बोरोन के गुणधर्म के समान होगी। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि हाइड्रोजन का गुण किससे मिलता है, कार्बन का गुण किससे मिलता है, तो उसमें आप 8 ऐड कर दीजिएगा और इस प्रकार से गुणधर्म को पता लगा लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जो न्यूजीलैंड का अष्टक नियम है वो कहाँ तक लागू हो पाता है, तो केवल वो कैल्शियम तक ही लागू हो पाता है। कहाँ तक लागू हो पाता है दोस्तों, तो केवल कैल्शियम तक ही इनका नियम फॉलो कर पाता है। अब आगे बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के विषय में। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का खोज कब हुआ। तो साथियों मेंडलीव की जो आवर्त सारणी होती है इनका खोज जो है वो 1872 ईस्वी में होता है और इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो जर्मन पत्रिका में छपता है। अब चलिए दोस्तों इनकी आवर्त सारणी के विषय में डिटेल से जान लेते हैं। अगर इनके नियम की बात करें दोस्तों तो इनके नियम के अनुसार से तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। कहने का मतलब है इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए परमाणु द्रव्यमान का इस्तेमाल किया। मतलब अभी तक आपने जो भी देखा दोस्तों, चाहे वो आपका डोबे-राइनर का त्रिक नियम हो जाए, न्यूजीलैंड का अष्टक नियम हो जाए, मेंडलीव की आवर्त सारणी हो जाए, तीनों का तीनों जो है वो आपका परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ही व्यवस्थित किया गया था। अब आगे देखेंगे दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तो वो परमाणु संख्या के आधार पे व्यवस्थित किया गया है। तो फ्रेंड्स इनका ये तीनों का तो आपको याद हो गया होगा कि ये परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अगर इनकी आवर्त सारणी की बात की जाए दोस्तों तो इनके आवर्त सारणी के अंदर टोटल 8 समूह होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल यानी कि सीधी रेखाएं होती है दोस्तों, सीधी रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो सीधी रेखाओं को समूह कहा जाता है, जबकि जो टेढ़ी रेखाएं होती है उनको आवर्त कहा जाता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 8 समूह हैं जबकि 6 आवर्त हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 6 आवर्त हैं और 8 समूह हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी के अंदर। दोस्तों यदि मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो इन्होंने 2 तत्वों को महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक आपका ऑक्सीजन हो गया दोस्तों और दूसरा हाइड्रोजन। इन्होंने आवर्त सारणी को बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व का प्रमुख रूप से उपयोग किया। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जब इन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण किया उस समय तक कुल मिलाकर के कितने तत्व ज्ञात थे, तो आपको याद रखना है दोस्तों टोटल उस समय तक 63 तत्व ही ज्ञात थे। तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों कि कौन से 2 प्रमुख तत्वों का प्रमुख रूप से उन्होंने उपयोग किया, तो एक ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन। उस समय तक टोटल कितने ज्ञात तत्व थे, तो टोटल 63 ज्ञात तत्व थे। देखिए फ्रेंड्स मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी के अंदर कुछ खाली स्थान भी छोड़ दिए और वहाँ पे संस्कृत का एक उपसर्ग लगा दिया। संस्कृत का एक उपसर्ग लगा दिया, एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन। ठीक है, इनको पता था कि बाद में यहाँ पे कोई तत्व आएंगे और इस कारण से इन्होंने संस्कृत का उपसर्ग लगा करके वहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया। संस्कृत का उपसर्ग एक का बोरोन लगाया, एक का एल्युमिनियम लगाया और एक का सिलिकॉन लगाया, जिसमें एका बोरोन में बाद में कौन सा तत्व आया दोस्तों, तो एका बोरोन के जगह पे स्कैंडियम आया, एल्युमिनियम के जगह पे आपका गैलियम आया और सिलिकॉन के जगह पे जर्मेनियम आया। ये चीज़ पूछा जाता है कि एका बोरोन के जगह पे कौन सा तत्व आया, तो स्कैंडियम, एल्युमिनियम के जगह गैलियम और सिलिकॉन के जगह जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम एक साथ याद करें, उसके बाद एलियम गैलियम इस तरह से याद कर सकते हैं, एलियम गैलियम यानी एल्युमिनियम और गैलियम और बोरोन स्कैंडियम। ठीक है, तो ये सब प्रमुख तत्व जो है वो बाद में इनके खाली स्थान पे आते हैं। साथियों अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कुल मिलाकर के 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। 18 समूह कहने का मतलब 18 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 7 जो है वो आपका पड़ी हुई रेखाएं हैं यानी कि पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो 7 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखाएं जिनको आवर्त कहा जाता है, 18 समूह हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आधुनिक आवर्त सारणी। बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो हेनरी मोसले ने की। कब की दोस्तों, तो 1913 ईस्वी में इनका खोज जो है वो होता है।
अगर दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए तो ये परमाणु संख्या के नियम पे आधारित है। बाएं साइड में जितने भी तत्व आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपका जो है वो धातु है, जबकि दाएं साइड के अंदर अधातु है और बीच में जो है वो उपधातु है, जिनका गुणधर्म धातु और अधातु से मिलता जुलता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि उपधातु कौन कौन से हैं और कितने हैं, तो यहाँ पे गिन सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 उपधातु हैं। कौन कौन से हैं? तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिरियम, पोलिनियम। ठीक है, तो उपधातु के बाएं साइड में पाए जाने वाले धातु हैं, दाएं साइड में पाए जाने वाले आपका अधातु हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहला और दूसरा को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। उसके बाद 13 से लेकर के 18 तक के समूह को पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। 3 से लेकर के 12 तक के समूह को आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है दोस्तों, जबकि जो नीचे देख पा रहे हैं दोस्तों उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। देखिए, चूंकि छठा और सातवां आवर्त काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से देखिए 57 के बाद जो 58 है उसको 58 से निकाल दिया जाता है, और ये चूँकि लेंथिनम के आगे है फ्रेंड्स, इस वजह से इसको लेंथेनाइट रख दिया जाता है नाम। और यहाँ पे देखिए 89 के बाद जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और चूँकि ये एक्टिनियम है इस वजह से इसे एक्टिनॉइड नाम रख दिया जाता है। मैं फिर से रिकॉल करवा दूँ, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, पहला और दूसरा समूह को एस ब्लॉक एलिमेंट, 3 से लेकर के 12 तक को आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, 13 से लेकर के 18 तक को पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि लेंथिनियम कौन से ब्लॉक से संबंधित है, तो डी ब्लॉक से संबंधित है। एक्टिनियम जो है वो कौन से ब्लॉक से संबंधित है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित है। तो दोस्तों ये सब कुछ महत्वपूर्ण आपका आधुनिक आवर्त सारणी से प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेरी रह गया दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।